हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनसीईआरटी का लेक्चर जो होगा हमारे रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज किसे कहते हैं? तो जैसे कि हमने इसमें बताया था कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसको हमने पूरे समराइज फॉर्म में इसमें डिवाइड किया हुआ है। इसको हम समरी के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम पूरा उसको जो पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कवर करेंगे। तो ये हमारा एट क्लास का कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर 1 जो होगा हमारे रिसोर्सेज पे। तो इसमें जानेंगे हम कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं, जो संसाधन है वो कितने टाइप के होते हैं, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, इन सब में क्या अंतर पाया जाता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे और उसको समझेंगे कि जैसे कि हमने रिसोर्सेज एक वर्ड के रूप में जाना, तो इसका मतलब क्या है? रिसोर्सेज मीन्स कि इसके पढ़ने के बाद हमें कोई परेशानी ना हो कि आगे अगर रिसोर्सेज वर्ड आया आया हमारी बुक में जैसे 11th 12th में, तो इसको पूरी तरीके से हमें पता हो। तो अगर हम अपने एनसीईआरटी को स्टार्टिंग में ही ऐसा बनाएंगे तभी हम जो आगे कॉम्प्लेक्स बुक आने वाली है ज्योग्राफी की उसे सही से पढ़ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, रिसोर्सेज। तो इसमें रिसोर्सेज किसे कहते हैं ये जानेंगे पहले। सबसे पहले कि रिसोर्सेज से हमारा मतलब क्या है। तो सबसे पहले एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाइड अ नीड। एनीथिंग मतलब कोई सी भी चीज जो सेटिस्फाइड कर सके किसे? हमारी नीड को। तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई। जो भी चीज हमारी इसको नीड को, जरूरत को पूरी करे उसी को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं, संसाधन कहेंगे। रिसोर्स मीन्स संसाधन, हिंदी में संसाधन कहते हैं इसे, जो हमारी नीड को क्या करे? फुलफिल करे, सेटिस्फाइड करे, उसी को ही हम रिसोर्सेस कहेंगे। जैसे जैसे कि हमें अगर नोट बनाने हो या फिर लिखना हो तो हमें पेन की आवश्यकता होगी। पेन की आवश्यकता क्या कर रही है? हमारी नीड पूरी कर रही है। कौन सी नीड? लिखने की, नोट बनाने की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक रिसोर्सेज के रूप में काम कर रहा है, या फिर ये हमारा रिसोर्स कहलाएगा। वैसे ही जब हम पानी पीते हैं तो पानी किस लिए पीते हैं? प्यास बुझाने के लिए। तो ये हमारी सबसे एसेंशियल जो आवश्यक जरूरत है उसको क्या कर रही है? पूरी कर रही है। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और आप लोग तो एक बोर्ड बना के बता सकते हैं। नहीं तो यहाँ इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। तो हमने देख लिया रिसोर्सेज किसे कहते हैं, और रिसोर्सेज के एग्जांपल जैसे पेन हो गए लिखने के लिए, कोई सी भी चीज जैसे कार, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें जाना हो तो उसे सुलभ कौन बनाता है? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बनाती है, यातायात के साधन जैसे बस, रिक्शा, ट्रेन, ये सब। तो ये भी हमारे क्या है? एक तरीके के रिसोर्सेस है, संसाधन है। अगर आप समझ में आया हो, अब देखते हैं कोई भी चीज रिसोर्स कब के रूप में कैसे बनती है, या रिसोर्स उसे हम कब कहते हैं। तो एज पर एनसीईआरटी या फिर इस किताब के मुताबिक जब किसी की वैल्यू होती है, किसी चीज की उसमें वैल्यू होती है, तो वो क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू। कोई भी चीज, थिंग हो, उसमें क्या जुड़ जाती है? वैल्यू, मूल्य, कीमत। तो वो क्या बन जाती है? रिसोर्स बन जाती है। इसका तात्पर्य ये है, इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू। जैसे पेन का एग्जांपल लेते हैं, कॉपी का। तो हमें उसकी क्या लिखने की नीड होती है? बुक बुक से हमें क्या मिल रही है? नॉलेज मिल रही है। तो ये क्या आ रही है? हमारे यूज में आ रही है।
जैसे एनसीईआरटी की बुक है, जो हम बुक पढ़ रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रही है, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारी किस में आ रही है, यूज में आ रही है, उपयोग में आ रही है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो ये बुक की यूटिलिटी है, यूज है, उपयोगिता है, वो सक्रिय रूप से दिखाई या फिर देखी जा सकती है। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी चीज की यूटिलिटी अगर हो, उसकी उपयोगिता हो ज्यादा, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सब समझ में आया हो? फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू बट बहुत आर इम्पोर्टेंट। तो ये बताया गया है कि जैसे मेटल है, कोई भी धातु है, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, तो इन सब की क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है, आर्थिक वैल्यू है। इसमें क्या है, पैसे के रूप में या आर्थिक रूप से इनकी वैल्यू अधिक है। जैसे 1 kg गोल्ड की, सोने की कीमत कितनी होती है, अधिक होती है, ज्यादा होती है। लेकिन इसकी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है, जो हमारे ह्यूमन नीड को क्या करती है, पूरी करती है, मेटल की। लेकिन दूसरी ओर हमने कोई अ, हम उत्तराखंड जाते हैं, कोई पहाड़ी इलाके में या फिर नदी के पास वाले क्षेत्र में जाते हैं, तो परिदृश्य जो लैंडस्केप होता है वो कितना लुभावना होता है, कि अट्रैक्टिव होता है, बिल्कुल वो हमारे मन को पूरे तरीके से मोह लेता है। तो वो भी एक तरीके से क्या है, उसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उससे हम आकर्षित हो जाते हैं, हमारे अंदर के जो विचार है वो बदल जाते हैं। तो उसकी भी क्या है, वैल्यू है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप को देखते हैं तो वो भी क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही जितना एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, जो लैंडस्केप है, नदी, पहाड़। लेकिन तब भी ये हमारे ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड करते हैं, हमारे आत्मा को तृप्त करते हैं, या फिर उसको लुभाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे ह्यूमन नीड के लिए, क्या, एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप। अब इसमें तीसरा टर्म है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को जो समय है और टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा रिसोर्स में बदला जा सकता है। जैसे फॉसिल्स का एग्जांपल लेते हैं, जो फॉसिल होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वो कई सौ साल पहले वो पेड़ पौधों के जरिए, भूकंप के जरिए हमारे जमीन के अंदर आंतरिक भाग में दब गए थे। और उसी के कारण ही आज वो किसके रूप में देखा जाता है, कोल के रूप में, कोयले के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में। तो ये बताया गया समय के साथ ही कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, किसका रूप ले लेता है, रिसोर्स का ले लेता है। उसमें जो टाइम है, समय है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, अपनी भूमिका अदा करता है। वही टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे लोहा है, और लोहा जो हम देखते हैं हथौड़े में या फिर किसी चीज में, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में वैसा नहीं होता। वो मिट्टी में ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, फिर उसको हम तकनीक के द्वारा इकट्ठा करके फिर पिघला के उसको एक रूप देते हैं। तो ये बताया गया, समय और तकनीक, दो चीजें, इनके द्वारा किसी भी पदार्थ, सब्सटेंस को रिसोर्स में बदला जा सकता है। तो इस इसमें इतना ही था। आप देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस से पहले हमने, आई होप समझ में आया हो कि रिसोर्सेस किसे कहते हैं, कि कोई भी चीज जो हमारी नीड को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, उसे क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं संसाधन। तो यहाँ पर मेनली बताया 3 प्रकार के, अभी और इसके आगे देखेंगे उसका और इसके टाइप। तो पहला क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस, सेकंड है ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर कैपिटल रिसोर्सेस। तो पहला नेचुरल रिसोर्सेज, आपको इसके वर्ड से ही पता होगा, नेचुरल, जिसमें किसी मानव का हस्तक्षेप ना हो, जो पहले से ही मौजूद हो, जैसे पहाड़, नदियां, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसको अभी और इसकी डेफिनेशन के साथ देखेंगे। उसके बाद ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड मतलब मानव निर्मित संसाधन। अब ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव है वो संसाधन के रूप में कैसे
काम आता है ये भी देखेंगे कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स संसाधन के रूप में कैसे। नेचुरल रिसोर्सेस दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्स में मतलब जिसमें कोई मॉडिफिकेशन या फिर कोई बदलाव नहीं किया हो, वो अपने ओरिजिनल स्थिति में ही मौजूद हो। जैसे द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं या फिर जो पानी पीते हैं, उसमें ज्यादातर उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही हम ग्रहण करते हैं, तो ये बताया गया है यहाँ पे। और जो नदियों का पानी है और झीलों का पानी, उसमें कोई बदलाव मानव के द्वारा या मानव के द्वारा वो निर्मित नहीं होता ज्यादातर। वो अपने जो परिवेश है, एनवायरमेंट है, वो पहले से ही मौजूद होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा, नेचुरल रिसोर्सेस। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट फॉर नेचर। तो ये बताया गया है ज्यादातर ये रिसोर्सेज क्या है, गिफ्ट है हमारे नेचर के द्वारा दिए गए। इन सम केसेस ऑल्सो टेक्नोलॉजी कैन बी, और कई कई केसों में क्या होता है, मानव के द्वारा झील बनाए, झील बनाने के एग्जाम्पल देखे जाते हैं, या कोई और परिदेश परिवेश एनवायरमेंट, जैसे अ, बांध या फिर डैम, इन सब के एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। On the basis of the development and the use, resources can be classified into two groups. अब यहाँ पे एक और चीज देखना है, तो देखना है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे, बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, विकास के आधार पे। डेवलपमेंट मीन्स विकास, प्रोग्रेस। ये एक पॉजिटिव टर्म है। जब हम डेवलपमेंट का यूज करते हैं तो ये क्या होता है, हमेशा एक सकारात्मक रूप में करते हैं। जैसे यहाँ डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पे सड़कों का विकास हुआ है, तो जो सड़कें होंगी वहां उस परिवेश में, उस एनवायरनमेंट में, तो पहले उतनी अच्छी स्थिति में नहीं होंगी। तो अगर उस हम कहेंगे कि पहले यहाँ यहाँ पे क्या सड़कों का विकास हुआ है, तो मतलब सड़कें वहां पे सुधरी है। आई होप समझ में आया हो। जैसे हमने कहा कि शिक्षा में विकास हुआ है, तो जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें क्या हुआ हो, पहले की तुलना में शिक्षा में विकास हुआ हो, एक पॉजिटिव में शिक्षा में क्या हो, सुधार हुआ हो, सुधार होना, उसी को कहेंगे डेवलपमेंट। वहीं प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को हम किस में, नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी। जैसे यहाँ वहां पे जनसंख्या का बहुत ज्यादा रूप में क्या हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। तो जनसंख्या का बढ़ना एक क्या है, ऋण या फिर नेगेटिव इफेक्ट भी कह सकते हैं, इसलिए इसको हम नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। ये तो गलत है प्रोग्रेस होना जनसंख्या का। लेकिन अगर डेवलपमेंट वर्ड होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव वे में ही यूज होता है, ये बताने का यहाँ पर हमारी सोच थी। तो यहाँ पे क्या बताया है, डेवलपमेंट किसके आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे और उसके यूज के आधार पे, किसको, जो डेवलपमेंट है और उपयोग के आधार पर। रिसोर्सेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में, एक है एक्चुअल रिसोर्सेज और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल की क्वांटिटी क्या होती है, हमें ये पता होता है कि इसकी मात्रा कितनी है, कितने मात्रा में हमारे अर्थ में मौजूद है। और पोटेंशियल की अभी कोई क्वांटिटी से अवगत नहीं है, हमें उसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, बस पता है कि ये इसकी क्षमता है, ये फ्यूचर में काम आ सकती है। तो ये हम समझेंगे कि विकास के, डेवलपमेंट के आधार पे और यूज के आधार पे दो प्रकार के होते हैं रिसोर्सेज हमारे। पहला है एक्चुअल रिसोर्सेज, आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, जिसकी मात्रा हम जानते हैं, उसकी मात्रा से हम क्या है, अवगत है। दिस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल। जैसे कोल हो गया, कोयले, पेट्रोलियम, इनकी मात्राओं से हमें क्या है, अवगत है कि इतने क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, चाहे दूर के क्षेत्र हो गए या पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में, दक्कन प्लेटियों के महाराष्ट्र में कोल, ये सब काली मिट्टी। तो इन इन सोर्सेज से हम क्या है, अवगत हैं। क्या है, अवगत है, अवगत मीन्स नॉन। इनसे हमें इनके बारे में हमें पता है कि इतनी मात्रा में है, इस हिसाब से इनका यूज करना है।
अगर हम उस हिसाब से यूज नहीं कर पाए तो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो यहीं पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी आता है, इसको हम अभी समझेंगे। उसके बाद सेकंड क्या था, पोटेंशियल रिसोर्स। देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्स किसे कहते हैं। एक्चुअल तो हमने जान लिया, जिसके मात्रा के बारे में हमें बताया कि वो कितनी क्वांटिटी में, लेकिन पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज होज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नॉन। ये तो पता है कि हाँ ये रिसोर्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितनी मात्रा में है। क्या पता वो तो अधिक भी हो सकती है, उसकी संख्या कम भी हो सकती है, या उसकी मात्रा कम भी हो सकती है। तो यही बताया गया है कि उसके जो प्रेजेंट है, अभी वर्तमान समय में, उसकी स्पष्ट क्वांटिटी के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्लियर जानकारी नहीं है। उसी को कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव प्रेजेंट में नॉट एडवांस इनफ। तो ये बताया गया जो अभी हमारे पास तकनीक मौजूद है, वो शायद उस प्रकार की नहीं है, उस टाइप की नहीं है जो इसके जो क्वांटिटी है उसको बता सके। तो हमने इसको फ्यूचर पे छोड़ रखा है कि आने वाले समय में क्या पता अपने आप ही पता चल जाए। तो आई होप समझ में आया तक। इसमें आ जाते हैं कि हाई विंड स्पीड, जैसे ये है, इसकी पोटेंशियल शक्ति हमें पता नहीं है क्या कर सकती है। तो यही है, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक एंड बायोटिक। अब हमने देख लिया डेवलपमेंट के आधार पे कौन से थे एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई हो, जहाँ से बर्थ कह सकते हैं हम उसको। लेकिन बर्थ क्या है, एक वैसे टर्म है लिविंग थिंग के लिए, मानव या एनिमल सबके लिए। लेकिन वही किसी मेटल इन सब का ओरिजिन, इनका क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो जन्म के आधार पे या फिर उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति का ज्यादा सटीक है यहाँ पे। उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्स है वो कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, पहला है अबायोटिक, सेकंड है अबायोटिक। पहला बायोटिक, पहला है अबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। बायोटिक किसे कहते हैं, बायोटिक मीन्स जिसमें जान हो, लिविंग थिंग। जो भी लिविंग थिंग है हमारे, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, ये सब बायोटिक कहलाते हैं। और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग, और बायोटिक को क्या कहेंगे, लिविंग थिंग। सॉइल, जैसे मिट्टी हो गई, तो मिट्टी में क्या होती है, जान होती है, नहीं नहीं होती। चट्टान में नहीं होती। मिनरल्स, मिनरल्स मीन्स खनिज, खनिज पदार्थ जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसे होते हैं, मिट्टी में मिले होते हैं, पहाड़ चट्टान में मिले होते हैं, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में एकदम इन्हें छोटी छोटी मात्रा में होते हैं। जैसे एल्युमिनियम, सोना, लोह, आयरन, ये सब क्या है, खनिज के एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग के एग्जाम्पल। तो ये किस में आ जाएंगे, अबायोटिक में। अब बट प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल क्या है, लिविंग थिंग। तो ये क्या कहलाएंगे, अबायोटिक, बायोटिक। तो आइए समझ में आ रहा हूँ किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अबायोटिक और बायोटिक, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। अब देख लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। यहाँ पे एक और टर्म है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स वही एनर्जी जो जिसकी मात्रा क्या हो, क्वांटिटी हो अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में एग्जांपल दे सकते हैं आप सोलर का, सूर्य प्रकाश, सूर्य की जो ऊष्मा है उसका, हवा, विंड, ये सब किस में आ जाते हैं, रिन्यूएबल है। वैसे एनर्जी जिसको हम यूज करने पर दोबारा यूज कर सके, या फिर उसकी मात्रा इतनी है जो कभी खत्म ना हो, उसकी उत्पत्ति होती रहती है। वही नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, फॉसिल फ्यूल में आ जाते हैं, कोल, पेट्रोलियम, जिसकी मात्रा क्या है, लिमिटेड है, जो सीमित है, लिमिटेड मैनर में जो पाए जाते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, उसी को कहेंगे नॉन रिन्यूएबल
भी खत्म हो सकते हैं। इसलिए ये बताया गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बीच है लिमिटेड स्टॉक, जिनके मात्रा क्या है, सीमित है। तो ये हमने बता दिया यहाँ पे। सोलर एंड विंड एनर्जी रिन्यूएबल में आते हैं, ये आप पढ़ लेना। बाकी इसमें कोई भी हार्ड थिंग नहीं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि रिन्यूएबल किसे कहते हैं, जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जिसकी मात्रा अनलिमिटेड में हो, जैसे सोलर विंड एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये सब। और रिन्यूएबल रिन्यूएबल में तो देख लिया हमने। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो जिसकी मात्रा लिमिटेड हो हमारे अर्थ में, जैसे पेट्रोलियम, कोल, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, ये सब। हमें देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देख लेते हैं। अब वहाँ का तो देख लिया हमने। ह्यूमन मेड मीन्स मानव निर्मित, ह्यूमन मीन्स मानव, मेड मीन्स निर्मित, मानव निर्मित क्या, संसाधन। Sometimes natural substance become resources only when they are original forms। तो ये बताया गया है कि जैसे मिट्टी में, सोइल में क्या पाया जाता है, लोहा, लोहा, आयरन जिसे कहते हैं, या कोई भी धातु, एल्यूमिनियम, ये सब तो मिट्टी में पाया जाता है। तो उसको मिट्टी से निकालने का काम कौन करेगा, मानव ही करेगा, क्योंकि मानव के पास क्या है, चेतना, सोचने की शक्ति। तो वो अपने विचार विमर्श करके, टेक्नोलॉजी, तकनीक का उपयोग करके इन सबको क्या करेगा, इसको एकजुट करेगा और उसको उपयोग के लायक बनाएगा। किसके उपयोग के, मानव के उपयोग। तो ये बताया गया है कि कुछ चीजें हमारे नेचर में ऐसी पाई जाती है जिसको मॉडिफाई करके, या फिर मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तभी वो हमारे लिए क्या होगी, यूजफुल होगी। जैसे यहाँ पर मैदान पाया जाता है, अगर हम इस पे, जब तक ह्यूमन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मानव का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ बिल्डिंगें नहीं बनेंगी, सड़कें नहीं बनेंगी, हॉस्पिटल नहीं बनेंगे। तो ये सब क्या है, जो भी चीजें बनाई गई है वो क्या है, ह्यूमन मेड, मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसके टर्म में आ जाए ह्यूमन मेड के। जैसे आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। वैसे इसमें ये एग्जांपल के तौर पर बताया गया है कि लोहा क्या नहीं था, उपयोग के काबिल नहीं था, जब तक मानव ने इसको यूज करना नहीं सीख लिया। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज मेक, ये बताया गया नेचुरल रिसोर्सेज बिल्डिंग बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स बनाने में, मशीनरी, इन सबको बनाने में यूज करते हैं, ताकि हमारे काम आते हैं। अब हमने देख लिया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन। अब देखते हैं कि मानव खुद एक संसाधन के रूप में कारगर होता है। तो ह्यूमन एज अ रिसोर्स मतलब मानव एज अ संसाधन के रूप में। जैसे हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सेवा प्रदान करते हैं, कौन सी, चिकित्सा की, हमें दवाइयाँ बताते हैं, हमें बताते हैं कि ऐसे ये ट्रीटमेंट सही रहेगा, ऐसे ऐसे। ऐसे हम टीचर के पास जाते हैं तो टीचर हमें क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरीके से वो अपनी सेवाएं हमें प्रदान कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विस। तो इसको ही हम एक रिसोर्सेज के रूप में उन्हें मानेंगे कि वो हमारे लिए, हमारी नीड को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि हमें एजुकेशन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, हमें हेल्थ केयर सेक्टर जो भी है उसके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो हमारी उन आवश्यकताओं को वो क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं, उनको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ये जो डॉक्टर, टीचर, ये सब है, ये क्या कहलाएंगे, एज अ रिसोर्स कहलाएंगे। और जो कि वो मानव है, ह्यूमन है, तो वो क्या कहलाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप समझ में आया हो, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड मेकिंग पीपल, यही समझाया गया यहाँ पे। तो ये बताइए ह्यूमन रिसोर्स अलग अलग चीज में काम आते हैं। रिक्रूट, किसी को रिक्रूट करने में, मतलब दाखिला दिलाने में, लीडरशिप में, परफॉर्मेंस में, ट्रेनिंग देने में। तो ह्यूमन जो मानव है, उसका मानव क्या है, एक सोचने समझने वाला
फिर जीव है, तो वो अपने जो मस्तिष्क का भी विकास करके वो अलग अलग चीजें सीख सकता है, उनको सिखा सकता है, लोगों को पोटेंशियल उसमें बहुत है। तो रिसर्च करके रिसर्च बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, ट्रेनिंग देता है। तो ये बताया गया अलग अलग तरीके की सेवाएं प्रदान करता है ह्यूमन, मानव। इसलिए उसके जो रिसोर्स की क्षमता है वो बहुत ही अलग लेवल पे है, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। कंजर्विंग रिसोर्सेज, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। अब देख लेते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, आपने सतत विकास तो सुना ही होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि जो हमारे पास मौजूद संसाधन है, रिसोर्सेस है, उसका इस प्रकार यूज करना कि वो खत्म ना हो, उसका एंड ना हो। चाहे पेट्रोलियम हो, कोल हो, जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कहा जाता है, और जो पीने योग्य पानी है वो भी एक सीमित मात्रा में, तो उसको इतने लिमिटेड मैनर में या फिर जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम उसका उपयोग करें, ताकि जो फ्यूचर की जनरेशन है वो ये संसाधन उन तक भी पहुंचे। ये नहीं कि वहां तक जाते जाते वो क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, खत्म हो जाए। आप समझ में आया हो? तो उसी को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो मौजूदा संसाधन है, प्रेजेंट में क्या है, रिसोर्सेज है, चाहे वो कौन से रिसोर्सेज हो गए, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल, मतलब कोल, पेट्रोलियम, और रिन्यूएबल सोलर, ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, आपको भी पता है। सोलर विंड और प्योर वाटर, तो इनका उपयोग इस तरीके से करें, एकदम जो जितनी जरूरत हो उतनी अपने जरूरत के हिसाब से करें, ज़्यादा इनको वेस्ट ना करें। तो क्या है इसका मतलब, कि अपनी जरूरत के हिसाब से ही उसका उपयोग करें, ताकि जो ये रिसोर्सेज है ये हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी क्या हो, उपलब्ध हो। तो ये बताएगा यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, ध्यान से रिसोर्सेज का उपयोग करना, और गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उनको उतना समय देना कि वो दोबारा अपने रिन्यूड हो जाए, दोबारा अपने उसी फॉर्म में आ जाए। एंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन, इसी को रिसोर्सेज और संसाधन संरक्षण, संरक्षण में सुरक्षा प्रदान करना। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। फॉर फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, उन्हें संरक्षण प्रदान करना है, किसको, रिसोर्सेज को, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको देख सके या फिर उसका लुत्फ उठा सके। उसी को क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। There are many ways to conserving resources, each person can contribute to it. तो ये बताया गया अलग अलग प्रकार के तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों को खपत है वो कम कर सकते हैं, अपने जरूरत के अनुसार उनका उपयोग करना, लोगों के प्रति या फिर लोगों के बीच में जाके जो जागरूकता है उसको फैलाना, ताकि जो समाज के लोग हैं उनसे अवगत हो सके कि अगर हम संसाधनों को ऐसे ही खपत करते रहेंगे तो एक दिन ये हमारे अर्थ से क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, और हमारे फ्यूचर जनरेशन को क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप समझ में आया हो तो देखते हैं सब प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बताया गया है प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बताया गया सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ मीन्स चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे कोई भी मिनरल हो, सभी का क्या करें, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन्स उनको बिना वजह उनकी खपत ना करें, सबको प्यार से मतलब आराम से रखें। ये सब इसमें कंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है। और यही कंजर्व द अर्थ फर्टिलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो हमारे पृथ्वी पे ढेर सारी विविधता पाई जाती है, इन सबको क्या करें, उनको कंजर्व करें, उनका संरक्षण करें।
मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी जितनी ज़्यादा हो सके उतना कम खपत करें। और चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है उनके प्रति हम अपना व्यवहार क्या करें, बदलें। इनेबल कम्युनिकेट एंड जागरूकता फैलाएं अपने समाज में वातावरण के प्रति कि अगर हम अपने वातावरण को सही ढंग से रखेंगे तभी ये हमारे लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। और इसी के साथ ही आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, और ये हमारा क्वेश्चन है कुछ, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आज की क्लास समझ में आई हो।